Completing the syllabus without proper knowledge of current affairs will not take you far in the UPSC Civil Services examination. Regulate and transform your preparation with complete coverage of news of relevance. Get a concrete hold of current affairs for UPSC CSE with Vision IS Monthly Current Affairs Revision Program starting from 20th September at 5 p.m. The program is your guide to get comprehensive news on one platform sourced through relevant resources such as The Hindu, Indian Express, Economic Times, PIB, Yojana and others. Enroll for complete coverage of current affairs including Indian polity and constitution, economy, international relations and more. Comprehensive assessment of preparation through MCQs and mains-oriented questions. Expert support through personalized mentoring and online doubt resolution. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। टॉपिक क्या है? एमएसपी। एमएसपी को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, ये टॉपिक पिछले कुछ सालों से चर्चा में क्यों रहा है? किसानों का आंदोलन एवं किसानों की मांग, ये एक प्रमुख कारण रहा, किंतु एकमात्र कारण नहीं है। पहले थोड़ी सी बात हम इसी पर कर लेते। किसानों ने क्यों मांग की और क्या मांग की? ठीक है, एमएसपी का दायरा बढ़ाया जाए, साथ ही एमएसपी को कानूनी स्टेटस मिले, लीगल स्टेटस मिले। ठीक है, इसके अलावा किसानों की कुछ और मांग भी थी। एमएसपी निर्धारण का जो फॉर्मूला है वो स्वामीनाथन आयोग द्वारा जो अनुशंसित फॉर्मूला था उस पर आधारित होना चाहिए, ना कि वो तरीका जो अभी सीएसीपी द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि वो तरीका होना चाहिए। सीएसीपी क्या करता है? A2 + FL। स्वामीनाथन जो तरीका था वो किसकी बात करता था? C2 की बात करता था। सीएसीपी अभी जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है उसमें क्या है? A2 + FL। उसके ऊपर 50% का लाभ अतिरिक्त दिया जाए। स्वामीनाथन जो आयोग था उसकी रिकमेंडेशन क्या थी? C2। उसके ऊपर 50% और
प्रतिफल के तौर पर जोड़ा जाए। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे जिसके चलते अभी हम इनको डिस्कस करेंगे कि A2 क्या है, FL क्या है, C2 क्या है। अभी बस आइडिया कि एक तो ये प्रमुख कारण रहा जिसके चलते MSP चर्चा में रहा। इसके अलावा भारत का MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में ही चर्चित नहीं रहता, भारत के बाहर भी इसकी काफी चर्चा रहती है। समय समय पर WTO के राष्ट्रों के द्वारा भारत के MSP रिजीम पर प्रश्न उठाए जाते हैं। क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि उन राष्ट्रों का कहना है कि भारत MSP के तौर पर जो सब्सिडी प्रदान कर रहा है वो वैश्विक स्तर पर एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है या विकृत करता है। तो भारत को इस तरह की सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे राष्ट्र हैं जो WTO में अपना कंसर्न रेज करते हैं। उन राष्ट्रों का अगर मैं नाम लूं तो US, कनाडा, EU, थाईलैंड, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जो भारत के MSP या फिर और स्पेसिफिकली कहा जाए तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम के खिलाफ अपनी आवाज WTO में उठाते रहते हैं। तो ये सारे कारण रहे जिसके चलते MSP पिछले कुछ सालों से काफी अधिक चर्चा में बना हुआ है। अब MSP जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले तो MSP क्या है और क्यों MSP की व्यवस्था हमने की है। क्या है और क्यों MSP की व्यवस्था हमने की है? कहने का अर्थ है कि MSP हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पक्ष तो ये रहेगा। दूसरा, हम MSP की व्यवस्था को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी व्यवस्था क्या है, किन फसलों के लिए किस समय MSP घोषित किया जाता है, किसके द्वारा MSP की व्यवस्था को जो है क्रियान्वित किया जाता है, अंतिम घोषणा कौन करता है, MSP निर्धारण का फॉर्मूला क्या है। ये सारे पहलू संक्षिप्त इतिहास के साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे सामने प्रमुख मुद्दा आएगा, वो है MSP का विश्लेषण। क्या लाभ MSP दे रहा है और MSP से जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं, और साथ ही एक मुख्य प्रश्न का उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो क्या है, क्या MSP को लीगल स्टेटस देना चाहिए तो क्या लाभ हैं, और अगर नहीं देना चाहिए तो क्या तर्क हैं, और अगर देना चाहिए नहीं देना चाहिए कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो वे फॉरवर्ड या समाधान क्या हो सकता है। MSP को लेकर यही सारे पहलू हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में कोई बता सकता है कि MSP से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं? बिल्कुल, किस किस या किन किन फसलों को MSP के तहत कवर किया जाता है ये पूछा जा चुका है। UPSC ने ये भी पूछा है कि MSP की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, कभी भी MSP का क्या फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना। तो ये सारे स्कोप बनते हैं जहां प्रीलिम्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ओवरऑल MSP व्यवस्था का मूल्यांकन या क्या MSP को कानूनी दर्जा देना चाहिए, ये सारे वो पहलू हैं जहां से मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की मांग को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक प्रश्न के साथ। MSP क्या है, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि टॉपिक इतना ज्यादा पढ़ा हुआ, सुना हुआ और चर्चित है कि मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि MSP क्या है। क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य? ठीक है, आपने जो डिफाइन करने की कोशिश की उसका अंतिम पार्ट काफी अच्छा था। पहले पार्ट में हम पहले जो एक दो वाक्य थे उनमें थोड़ा सुधार कर सकते हैं। कोई और बताना चाहेगा? ठीक है, ठीक है। बेसिकली हम साधारण ढंग से ये कह सकते हैं कि MSP क्या है, वह मूल्य है। कौन सा मूल्य है? किस तरह के मूल्य को हम MSP कहेंगे? ये वह मूल्य है जिसकी गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है। और गारंटी कब दी जाती है? जब
अगर मूल्य, बाजार मूल्य इस न्यूनतम मूल्य से कम हो तो सरकार आपके उत्पाद को खरीदेगी। इस तरह की गारंटी या आश्वासन सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से दिया जाता है, और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जानते हैं। तो वे एक ऐसा मूल्य है ना, जो सरकार क्यों घोषित करती है? ताकि सरकार किसानों को आश्वस्त कर पाए कि अगर बाजार मूल्य इससे नीचे जाएगा तो हम आपके उत्पाद को खरीद लेंगे, ताकि किसान आश्वस्त होकर बिना किसी चिंता भय के जिस फसल का वो उत्पादन करना चाहते हैं उस फसल के उत्पादन का निर्णय ले पाए। यही है एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब दूसरा बड़ा प्रश्न ये है कि सरकार आखिर एमएसपी घोषित क्यों करती है? जब आप इसका उत्तर ढूंढोगे तो एक कारण तो आपको मिल चुका होगा अभी, जो हमने डिस्कस किया, ताकि किसान आश्वस्त होकर निर्णय ले पाए कि वो किस फसल का उत्पादन करना चाहते हैं। आप देखोगे कि बाजार में अत्यधिक अस्थिरता होती है, उत्पादों के मूल्य कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, और जो किसान परिवार से संबंधित लोग हैं उन्होंने सामान्यतः ये देखा होगा कि एक साल मूल्य कम हुआ है ना, किसान अगले साल उस उत्पाद को नहीं उगाते। बाजार मैकेनिज्म काम करता है। अच्छा, कम लोगों ने उस उत्पाद का उत्पादन किया, अगले वर्ष अचानक से उस उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है। उसके अगले सीजन में फिर अधिकांश किसान उस उत्पाद को उत्पादित करने का निर्णय लेते। ये सामान्य व्यवस्था है जो काम करती है। इससे क्या होता है? बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव हुआ, किसानों की लाभप्रदता प्रभावित हो जाती है। तो किसान अत्यधिक संशय में रहते हैं कि हमें किस फसल का उत्पादन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। अगर एमएसपी है तो एटलीस्ट ये वो न्यूनतम मूल्य है, चाहे बाजार मूल्य कितना भी जाए, इस मूल्य पर तो सरकार आपके उत्पाद को खरीद ही लेगी। तो सबसे पहले एमएसपी की व्यवस्था किसानों को आश्वस्त करने का कार्य करती है कि ठीक है, ये एमएसपी अगर इस फसल के लिए घोषित है तो आपको चिंता नहीं करनी, बाजार मूल्य चाहे कितना भी कम जाए, आप एटलीस्ट इस मूल्य पर तो सरकार को अपनी फसल बेच ही सकते हो, और अगर मूल्य ज्यादा रहे तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप बाजार रेट पर अपने उत्पाद को बेच सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो एक तो लाभ हुआ किसानों को, दूसरा ग्राहकों, उपभोक्ताओं को भी कोई लाभ है। एमएसपी के माध्यम से सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम भी करती है और कर भी सकती है। कैसे? सरकार को लगता है कि खाद्य सुरक्षा के लिए या पोषण सुरक्षा के लिए अमुक उत्पाद का उत्पादन सही ढंग से होना जरूरी है। सरकार क्या करेगी? उस उत्पाद पर एमएसपी बढ़ा देगी ताकि अधिक से अधिक किसान आकर्षित होकर उस उत्पाद का उत्पादन करें। खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। तीसरा, क्या यह फसल प्रतिरूप को भी प्रभावित करता है? और क्या होता है फसल प्रतिरूप, कोई बताएगा? क्रॉपिंग पैटर्न जिसे हम कहते हैं, फसल प्रतिरूप। क्या है फसल प्रतिरूप और क्रॉपिंग पैटर्न? ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। देखिए, फसल प्रतिरूप क्या होता है? एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का अनुपात क्या है, वो हम किस नाम से जानते हैं? फसल प्रतिरूप। जैसे ये एक क्षेत्र है, इतने क्षेत्र पर यहाँ पर गेहूं हो रहा है, इतने पे चावल, इतने पे दलहन, इतने पे तिलहन। तो ये क्या हुआ? यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न कि देखिए ये भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें इतने इतने क्षेत्रफल पर इस अनुपात में इन इन फसलों का उत्पादन हो रहा है। ये क्या हो गया? क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्या सरकार का एमएसपी क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित नहीं करता? सोचिए जरा, सरकार चावल पर, धान पर एमएसपी को बढ़ा दे, हो सकता है दलहन तिलहन का कुछ एरिया या गेहूं का कुछ एरिया भी धान के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि किसान फिर, चूंकि अच्छा एमएसपी धान पर घोषित किया गया है, तो धान का उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे। तो ना सिर्फ ये किसानों को आश्वस्त करता है, ना सिर्फ ये उपभोक्ताओं के लिए काम करता है, अपितु फसल प्रतिरूप को निर्धारित करने में भी एमएसपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ना सिर्फ निभाता है, ये बात मैं काल्पनिक तौर पर नहीं कह रही हूं, बल्कि निभाई भी है। जब आज के समय में हम कृषि चिंताओं की बात करते हैं तो एक बड़ी प्रमुख चिंता हमारे सामने आती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी इवन कुछ क्षेत्र जो शुष्क या अर्ध शुष्क की कैटेगरी में आते हैं, वहां पर वाटर इंटेंसिव धान या गन्ने जैसी फसलों की खेती की जा रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इनका एमएसपी
है ना। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न को भी प्रभावित करता है और साथ ही बाजार मूल्य क्या होंगे किस उत्पाद के, इसको भी प्रभावित करने की क्षमता कौन रखता है, एमएसपी रखता है। क्यों? एमएसपी मिला, किसानों ने अगर उत्पादन बढ़ाया, बाजार रेट कम हो सकता है, उत्पादन कम हुआ, बाजार रेट बढ़ सकता है। और आप देखोगे कि मूल्य सामान्यतः बाजार में एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। आप एक मूल्य ऊपर रहता है तो दूसरा मूल्य भी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक नीचे रहे तो दूसरा भी नीचे, यानी बाजार और सरकारी मूल्य देखने को मिलता है कि लगभग करीब करीब आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार मूल्य क्या होंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज के, ये भी एमएसपी के द्वारा कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित होता है। तो एमएसपी जैसे मोटा मोटा देखने पर अगर हमें बात करें तो हमें समझ में आता है कि किसानों को आश्वस्त करेगा, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे प्रभाव इसके हैं। ये उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है, ये मूल्यों को भी प्रभावित करता है, ये आपके यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा उसको भी प्रभावित करता है, किस उत्पाद की कितनी बाजार उपलब्धता रहेगी ये उसको भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए एमएसपी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। जी ये हम लास्ट में समाधान में बात करेंगे कि कैसे आपका जो प्रश्न है स्पेसिफिकली मैं समझ पाई। हमारे यहाँ आज आप देखोगे कि तिलहन और दलहन, और तिलहन के मामले में तो बहुत ज्यादा हम आयात पर निर्भर हैं, तो हम कैसे अपने एमएसपी को तार्किक बनाएं कि इस तरह के कृषि उत्पादों के संदर्भ में आयात पर जो हमारी निर्भरता हम उसे कम कर पाएं, इस पर हम थोड़े समय बाद आएंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा एमएसपी क्या है और एमएसपी की घोषणा आखिर क्यों की जाती है, यानी एमएसपी का क्या महत्व है। अब अगला और महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए ये जानना होगा कि एमएसपी का इतिहास क्या रहा है। कोई बता पाएगा कब से हमने एमएसपी शुरू किया? 1966, 67, ठीक है। उससे पहले हमने कुछ किया? 1965 में हमने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की। सबसे पहले क्या डेवलपमेंट रहा? 1965 में हमने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन यानी कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की, जनवरी 1965 में। अब ये आयोग कुछ और नहीं बल्कि क्या है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कुछ और हमने नहीं किया बल्कि 1985 में इसका नाम बदलकर CACP कर दिया। जैसे आज हम कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के नाम से जानते हैं, इनिशियली जब इसकी स्थापना होती है तो इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि हमने कृषि मूल्य आयोग की ही स्थापना क्यों की? क्यों? क्योंकि जब हम स्वतंत्र होते हैं और उसके बाद भी हम कोशिशें करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा मुख्य फोकस क्या होता है कि हम कृषि पर काम कर पाएं, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त कर पाएं, खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना पाएं, लेकिन हम ज्यादा सफल नहीं होते। 66 तक लगभग हमारी कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो जाती हैं? 3 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। ना सिर्फ ये कमी थी कि हम आत्मनिर्भर नहीं थे, बल्कि जिन राष्ट्रों से हम खाद्यान्न की मदद ले रहे थे वो राष्ट्र हमारी कूटनीति को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे अमेरिका। तो भारत के लिए खाद्यान्न आत्मनिर्भरता जरूरी थी। वहीं 1960 के दशक में वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं हरित क्रांति का प्रभाव भी दिखने लगा था। तो भारत भी ये समझता है कि भारत अगर खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर प्राप्त करना चाहता है, आत्मनिर्भरता, तो भारत को अपने किसानों को किसी न किसी तरह का प्रोत्साहन देना पड़ेगा ताकि कृषि उनके लिए लाभ का सौदा बन पाए। और इसी सोच को पूरा करने की दिशा में 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना करते हैं और इनकी अनुशंसा के आधार पर फाइनली 1966 और 7 से हम अपने यहां एमएसपी की व्यवस्था को लागू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैंने कहीं नहीं बताया कि एमएसपी की व्यवस्था को हमने अमूक एक्ट के माध्यम से लगाया। मैंने कहीं बताया नहीं, सिर्फ हम एमएसपी की व्यवस्था शुरू कर देते और एमएसपी की अनुशंसा का कार्य दिया गया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को। और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कौन से मंत्रालय के साथ जुड़कर काम करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्लियर हुआ इतना?
आप देखोगे कि एमएसपी की जो ये व्यवस्था थी ये सिर्फ सरकारी आदेश था, इसके पीछे कानून की कोई शक्ति नहीं थी, और बाद में भी हमने कोई लीगल प्रोविजन एमएसपी के लिए नहीं किया। एमएसपी जो चला आ रहा है वो सरकार की इच्छा पर चला आ रहा है, और सरकारें सामान्यतः एमएसपी व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय भी नहीं ले पाती। क्यों नहीं ले पाती? अगर हम एक सकारात्मक कारण देखें तो भारत में कृषि एक प्रमुख पेशा रहा है, और थोड़ा सा अगर कम सकारात्मक कारण हम देखें तो पॉपुलर पॉलिटिक्स का हमारे यहाँ वर्चस्व रहा है। जो सरकार, किसान, आज भी किसानों की आबादी कितना हिस्सा बना रही है हमारे श्रम बल का? लगभग मोटा मोटा 50% के आसपास आज भी हम हैं। हाँ, एग्जैक्टली बात करें तो, बट मोटा मोटा 50%। अगर हम उनको प्रसन्न नहीं रखेंगे तो वोट बैंक पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन कारणों के चलते किसी ने भी एमएसपी को हटाने का निर्णय नहीं लिया। हाँ, एमएसपी के पीछे कोई कानूनी शक्ति भी काम नहीं कर रही थी। इतना क्लियर है? अच्छा, ये आपको पता चला कि एमएसपी की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। लेकिन ध्यान रहे, अंतिम स्वीकृति सीएसीपी की नहीं है। ये तो कुछ पैरामीटर्स हैं, अभी मैं बताऊंगी, उनके आधार पर ये बताते हैं कि अमुक फसल का जो है एमएसपी ये होना चाहिए। एमएसपी का फाइनल निर्णय एमएसपी के संदर्भ में कौन लेता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है कि किस फसल का एमएसपी क्या होगा। और ये निर्णय सीएसीपी के द्वारा जो लिया जाता है, पहले देख लेते हैं कि किन आधारों पर लिया जाता है। ये देखिए, सीएसीपी जब एमएसपी की घोषणा करता है तो ये कुछ आधार हैं जिनको कंसीडर करता है। सबसे पहला क्या है? मांग और आपूर्ति। जिस भी एक फसल के संदर्भ में निर्णय लिया जा रहा है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, उस फसल के उत्पादन का कॉस्ट क्या है, ये सबसे प्रमुख फैक्टर है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? उत्पादन में क्या लागत लगी? आपने बीज खरीदे, आपने फर्टिलाइजर खरीदे, आपने पेस्टिसाइड खरीदे, आपने जमीन किराए पे ली, आपने सिंचाई की, इन सब की लागत आखिर क्या आई? तो डिमांड सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा क्या है? मार्केट में प्राइस ट्रेंड क्या है? और ध्यान रहे, सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उस वस्तु का, उस फसल का मूल्य क्या चल रहा है, ये भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने में आपको थोड़ी सी मानसिक मशक्कत करनी पड़ेगी। एक है, हाँ अभी आते हैं, पांचवा, हाँ पहले फोर्थ आप लोग मुझे बता दीजिए, पांचवा मैं समझा दूंगी। इंटर क्रॉप पैरिटी, अंतर फसल समता इसे हिंदी में कहते हैं। क्या है अंतर फसल समता? हाँ, बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि मान लीजिए ये एरिया है एक, इस एरिया में आप, ये एरिया है, अगर आप यहां पर गेहूं के स्थान पर कोई XYZ दूसरी फसल उगाते तो आपको क्या मिलता है ना? अगर आप गेहूं उत्पादन का निर्णय लो तो किस बिहाफ पर लो? वैसे तो रैशनल यही कहता है ना, किसान यही देखेगा कि अच्छा इतनी हेक्टेयर जमीन है, अगर मैं इसमें चना उगाऊं तो ठीक है, इतनी मेरी इनपुट लगेगी, इतना मूल्य मुझे मिल जाएगा, मोटा मोटा ये मेरा लाभ होगा। अच्छा, इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है? दूसरा अल्टरनेट हो सकता है गेहूं। अगर मैं गेहूं उत्पाऊं, क्योंकि हम उन फसलों का एग्जाम्पल लेंगे जो सेम सीजन में बोई जाती है ना, गेहूं अगर उत्पाऊं तो उसमें मोटा मोटा क्या मुझे लाभ मिलेगा, क्या मेरी कॉस्ट आएंगे, तो इसे कहा जाता है इंटर क्रॉप पैरिटी। ये भी देखा जाता है कि अगर इसके स्थान पर दूसरे का निर्णय लिया जाता तो स्थिति क्या बनती, ताकि आप जो एमएसपी दे रहे हो वो उस निर्णय को प्रभावित कर पाए। इसके अलावा नेक्स्ट जो था वो क्या था? टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। ये क्या है? एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्त क्या है? व्यापार की शर्त का सिंपल सा मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्राइस गैर एग्रीकल्चर, गैर कृषि प्रोडक्ट के सापेक्ष कितना बढ़ा है, कितना उतार चढ़ाव उसमें हो रहा है। जब हम उसका रेशियो देखें तो हम क्या कहते हैं? टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। इसका मैं प्रभाव बताती हूँ। मैं एक किसान हूँ, कृषि उत्पाद में उत्पादित कर रही हूँ, है ना,
उनका अगर आप देखोगे गैर कृषि उत्पादों के सापेक्ष, मैं कृषि उत्पाद उत्पादित करे उन्हीं को बेच रही हूं, वही मेरा आउटपुट है ना, उसके सापेक्ष अगर गैर कृषि उत्पादों का मूल्य ज्यादा बढ़ गया तो किसानों की खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन अगर इनके सापेक्ष कृषि उत्पादों का मूल्य अधिक बढ़ा है या ये रेशो 1 से अधिक है तो कृषक सही स्थिति में रहेंगे, इनकी खरीदने की क्षमता सही बनी रहेगी। यही देखा जाता है टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, कि मूल्य कितना बदला है, किस तरह का उतार चढ़ाव रहा है। फिर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की जो आउटपुट है उनमें खरीदने का रेशो क्या है, किसका मूल्य बढ़ गया है, किसका मूल्य उतना नहीं बढ़ा है। तो ये है टर्म ऑफ ट्रेड। इसके अलावा इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव होगा ये भी आप कंसिडर करोगे एमएसपी निर्धारित करने से पहले, और साथ ही जो आप एमएसपी निर्धारित करोगे, जो कॉस्ट आपका बेसिकली आएगा, उसमें आपको 50% मार्जिन भी देना पड़ेगा। ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं किसके, एमएसपी के। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप यहां तक आए हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सबसे पहला क्या है, मांग आपूर्ति। दूसरा क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। तीसरा बाजार मूल्य, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय। चौथा इंटरक्रॉप पैरिटी, अंतर फसल समता। पांचवा टर्म ऑफ ट्रेड, किसके बीच, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्ट्स उनके बीच। सिक्स क्या था, 50% मार्जिन भी आपको देना पड़ेगा। और सेवंथ क्या है, सेवंथ कंज्यूमर या ग्राहकों के हितों पर भी आप ध्यान देंगे। पता चले आपने एमएसपी इतना बढ़ा दिया, एमएसपी के चलते बाजार मूल्य बढ़ गया और चीजें फाइनली उपभोक्ताओं की जो खरीद क्षमता है उसके परे चली जाएं, ये भी आपको नहीं करना है। तो अब प्रीलिम्स में अगर कोई भी ऑप्शन बचे तो सातों जो कारक हैं वो आपके ध्यान में रहने चाहिए। तो फटाफट एक बार आप लोग मुझे फिर से बताएंगे क्या क्या कारक हैं। मैं स्क्रीन यहां से रिमूव करती हूं और अभी आप लोग मुझे बताएंगे, फटाफट बताइए। ठीक है, ठीक है, अंतर फसल समता, ट्रेड ऑफ किसमें, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बीच। इसके बाद आप एक काम कर सकते हो कि मार्जिन वाला पॉइंट सबसे लास्ट में रख लो, क्योंकि ये तो सारे कारकों के बाद हम देखेंगे। उससे पहले कौन सा रख लो, उपभोक्ता, और लास्ट में 50% मार्जिन भी होना चाहिए। अच्छा, इसको लेकर भी आपको कभी भी कुछ देखना हो तो सबसे अच्छा क्या है, आप CACP डालना गूगल पर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। मैक्सिमम चीजें वहां पर ओपन हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट वेबसाइट पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, ये देखिए हमने क्या देखने की कोशिश की कि वो कौन से कारक हैं जिनके आधार पर CACP के द्वारा MSP का निर्धारण किया जाता है या निर्धारण हेतु अनुशंसा की जाती है। तो सबसे पहले अनुशंसा कौन करता है, CACP। अंतिम निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति। ये कारक हैं जिनके आधार पर MSP कि जब अनुशंसा CACP करता है तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको वो ध्यान में रखते हैं। अब अगला जरूरी पहलू कि किन फसलों के लिए हमारे यहाँ MSP घोषित किया जाता है, और यहां से आप देखोगे काफी सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। वर्तमान में लगभग 23 फसलों के लिए MSP घोषित किया जाता है। कब घोषित किया जाता है ये तो देख लिया कि किसकी अनुशंसा पर कौन घोषित करता है और किन आधारों पर MSP का निर्धारण किया जाता है। लेकिन अगला प्रश्न, कब, बुआई से पहले। कितनी बार वर्ष में MSP घोषित होता है, 2 बार, रवि और खरीफ सीजन से पहले। क्यों बुआई से पहले, ये बहुत ही ऑब्वियस है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसान निर्णय तभी तो लेंगे उत्पादन का जब बुआई से पहले ही MSP क्लियर कर दिया जाए। अगर आप बाद में करोगे तो MSP का जो प्रभाव आप सोचकर MSP व्यवस्था लागू कर रहे थे वो प्रभाव आपको मिलेगा ही नहीं। इतना क्लियर है। अच्छा,
23 फसलों की लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड है ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। 7 सीरियल्स अनाज हैं, कौन से हैं? पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ली। ये लिस्ट आपको याद करनी ही पड़ेगी। दालें कौन सी है? चना, अरहर या तूर जिसे कहते हैं, उड़द, मूंग और मसूर। ऑयल सीड 7 हैं, कौन से हैं? रैपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, सेफ्लावर और नीजर सीड। और इसके अलावा 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, कौन सी हैं? कॉटन, सुगर केन, कोपरा और रोजूट। ये कोपरा आप जानते हैं? कोपरा हमारे इधर बोला जाता है सूखा नारियल जो है उसे बोला जाता है। हाँ, अभी सुनिए। 23 मीन्स 22 प्लस 1। प्लस 1 क्या है? शुगर केन। क्यों प्लस 1 है? क्योंकि शुगर केन के लिए हमारी व्यवस्था थोड़ी अलग है। अलग व्यवस्था क्या है कि हम शुगर केन के लिए क्या घोषित करते हैं? एफआरपी। लेकिन ये एफआरपी कुछ और नहीं बल्कि शुगर केन के लिए या गन्ने के लिए एमएसपी ही है। एफआरपी का फुल फॉर्म क्या है? फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं उचित प्रतिफल मूल्य। ये उचित प्रतिफल मूल्य कुछ और नहीं है बल्कि गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों के लिए गन्ने के संदर्भ में एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य का काम करता है। इसीलिए आप मैक्सिमम जगह पर पढ़ोगे कि मोटा मोटा 23 एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए हमारे यहाँ एमएसपी घोषित किया जाता है। कई स्थान पर आप ये भी पढ़ोगे कि 22 प्लस 1, 22 के संदर्भ में एमएसपी और गन्ने के संदर्भ में एफआरपी। लेकिन कुछ अंतर है, ये जान लेना रोचक रहेगा। अंतर क्या है? एफआरपी की घोषणा कहां से शक्ति लेकर की गई? 1955 का असेंशियल कमोडिटी एक्ट याद है? आवश्यक वस्तु अधिनियम। उस अधिनियम से शक्ति लेते हुए फाइनली 1966 में गन्ना मूल्य नियंत्रण आदेश पारित किया गया। 1966 में गन्ना मूल्य नियंत्रण आदेश पारित किया गया। इसके माध्यम से एफआरपी की व्यवस्था की गई। अब एक अंतर समझ में आया? एमएसपी का कोई कानून था? नहीं, एफआरपी के पीछे कानून की शक्ति है, क्योंकि असेंशियल कमोडिटी एक्ट से पावर लेते हुए 1966 में गन्ना मूल्य नियंत्रण आदेश पारित किया गया और उसके माध्यम से एफआरपी की व्यवस्था की गई। एमएसपी और एफआरपी में एक बड़ा अंतर है। दूसरा बड़ा अंतर, एमएसपी कौन पे करता है? आप किसान हैं, आप लोग, आप गेहूं, चावल, बाकी चीजें उत्पादित कर, इधर वाले गन्ना। मैंने घोषित कर दिया मैं सरकार हूं, मैंने एमएसपी भी घोषित कर दिया, मैंने एफआरपी भी घोषित कर दिया। एमएसपी पर खरीदने का वायदा कौन करती है? केंद्र सरकार। एफआरपी पर खरीदने का वायदा मैं नहीं कर रही हूं। मैंने एफआरपी घोषित किया है ताकि उस मूल्य पर चीनी मिलें आपसे आपका गन्ना खरीद पाए। गन्ना सरकार नहीं खरीदती है, सरकार एफआरपी घोषित करती है ताकि चीनी मिलें उस एफआरपी पर किसानों से उनका गन्ना खरीद पाए। तो जहां एमएसपी में खरीदने का दायित्व किस पर है? सरकार पर है, वहीं एफआरपी के संदर्भ में खरीदने का दायित्व चीनी मिलों पर होता है। तीसरा अंतर, एफआरपी के बावजूद भी, केंद्र सरकार ने एफआरपी जारी किया, उसके बावजूद भी कई बार आपने सैप सुना होगा। सैप, SAP, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, राज्य प्रशासित मूल्य। लिख लीजिए, राज्य प्रशासित मूल्य। अब ये क्या है? ये वो मूल्य है जो किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? राज्यों के द्वारा। अगर राज्यों को लगता है, राज्य सरकारों को, कि देखिए भाई जो एफआरपी घोषित किया गया है वो कम है, तो राज्य सरकारें क्या करती हैं? बोनस के तौर पर SAP घोषित कर देती है, स्टेट एडवाइस प्राइस की। एफआरपी तो है, देखिए इतना हमारी तरफ से सैप और घोषित कर दिया। फाइनली मिलके सब कौन देगा? गन्ना मिल देंगी। तो इससे कई बार ये देखा गया है कि गन्ना मिलों के लिए गन्ना खरीद लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। केंद्र ने घोषित कर दिया एफआरपी, राज्य कर देते हैं SAP। गन्ना मिलों को गन्ना भी खरीदना है और भी इनपुट यूज करनी है, और फाइनली बाजार में चीनी का मूल्य उनको उतना नहीं मिल पाता जितना कि उनकी लागत आ जाती है। राज्यों को लगता है कि देखिए, अब मैं सही कारण जानना चाहते हैं, राज्यों को लगता है कि एफआरपी कम है, लेकिन गन्ना किसान है, किसान वोट देता है।
जो वोट देता है उसका प्रसन्न होना आवश्यक है, इसलिए राज्य भी अपनी कुछ कोशिशें करती हैं और इस मुहिम में एसएपी घोषित कर देती है। अब ये भी एक कारण होता है कि कई बार उनको जेन्युइनली भी लग सकता है, गॉड नोस, कि एफआरपी कम है तो वो सैप घोषित करती हैं, बट वो कर देती हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि कितनी फसलों के लिए 22, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए क्लियरली, क्योंकि 2 से 3 बार इन्हीं के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया गया है कि एमएसपी के तहत कौन सी कवर है ना। और कुछ रेयर नेम है जैसे नाइजर सीड इत्यादि, इन पर तो स्पेशल ध्यान देना, क्योंकि हमें मोटा मोटा जिन फसलों के नाम हम जानते हैं उन्हीं के संदर्भ में हमें लगता है कि एमएसपी है, तो ध्यान से इस लिस्ट को पढ़ना है। और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एफआरपी और एमएसपी में क्या अंतर है। तो कौन से 3 अंतर हैं? पहला, एफआरपी के पीछे कानून की शक्ति है, एमएसपी के पीछे नहीं है। एमएसपी देने की गारंटी सरकार लेती है, एफआरपी जब घोषित करती है सरकार तो चीनी मिल्स को कहती कि प्राइस आपको देना है किसानों को। और तीसरा, एफआरपी के बाद राज्य सरकारें सैप, स्टेट एडवाइज्ड जो प्राइस है या राज्य प्रशासित मूल्य है वो भी घोषित कर देती है। मुख्यतः उत्तरी भारत में ये प्रवृत्ति दक्षिणी भारत की तुलना में अधिक देखने को मिलती है। यहाँ की सरकारों के द्वारा सैप कंपैरेटिवली ज्यादा घोषित करने की प्रवृत्ति देखी गई। ये हमने देख लिया कि सीएसीपी अनुशंसा करती है, जिसके आधार पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति एमएसपी घोषित करती है। हमने ये भी देख लिया मोटा मोटा ये फैक्टर हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। इन फैक्टर्स को कंसीडर करके एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 23 एग्रीकल्चर कमोडिटी या फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया जा रहा है, जिसमें 22 प्लस 1 शुगर केन है, जिसके लिए एमएसपी जैसी ही एक व्यवस्था है जिसे हम एफआरपी कहते हैं। हमने इनका अंतर भी देख लिया। अब अगला बड़ा प्रश्न उस फॉर्मूले को लेकर है जिस फॉर्मूले पर भारी डिबेट है। डिबेट क्या है? हमारा कमीशन कब आया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? कब आता है कमीशन? कुछ तो याद कीजिए। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब आता है? 2004, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? स्वामीनाथन जी के द्वारा की जाती है। और स्वामीनाथन जी कहते हैं कि देखिए, आप जो एमएसपी घोषित कर रहे हो उसके लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो, इसके स्थान पर आपको यहां बढ़ने की आवश्यकता है। अभी सीएसीपी जिस फॉर्मूले का यूज करता है वो इस फॉर्मूले का यूज कर इस पर 50% मार्जिन देता है, जैसा कि लिखा हुआ था ना फैक्टर्स में। कमीशन क्या कहता है कि आपको इस पर 50% मार्जिन देना है। तो आखिर अंतर क्या है? जब हम A2 कहते हैं, जब हम A2 प्लस FL कहते हैं और जब हम C2 कहते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? कोई बताना चाहेगा A2 क्या है? देखिए, A2 में उत्पादन की लागत क्या आई है उसे कंसिडर किया जाता है। उत्पादन की लागत में किसान बीज भी खरीदते हैं, फर्टिलाइजर भी खरीदते हैं, लेबर को भी हायर करते हैं, किराए पर मजदूर भी लेकर आते हैं ना, इरिगेशन कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग तरह के खर्च आते हैं। उनको हम किस में काउंट करते हैं? A2 में। दूसरा है FL। FL क्या है? फैमिली लेबर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंप्यूटेड फैमिली लेबर। जब मैंने A2 की बात की थी तो मैंने विशेष जोर दिया था किस चीज पर? हायर्ड लेबर पर। तो जो हम कॉस्ट काउंट करते हैं ना, उसमें हायर्ड लेबर का कॉस्ट तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन किसान के परिवार के सदस्य भी तो खेत में काम कर रहे हैं, वो उनका खुद का पारिवारिक श्रम है, सामान्यतः उसे A2 में कवर नहीं किया जाता, इसलिए आता है A2 प्लस FL। यानी इसमें जो पारिवारिक श्रमिक हैं, अगर उनको भी आप भुगतान करते तो वो भी तो लागत में आता, तो उसे भी जब कंसीडर कर लिया जाता है तो बन जाता है A2 प्लस FL। यानी इसमें एक्चुअल कॉस्ट प्लस इंप्यूटेड जो आपका अनपेड फैमिली लेबर है उसकी भी जो लागत है उसे इंक्लूड कर लिया जाता है। फिलहाल हमारे यहाँ सीएसीपी द्वारा, ध्यान रखना, घोषित A2 प्लस FL भी किया जाता है, घोषित C2 भी किया जाता है, लेकिन किसके आधार पर फाइनल एमएसपी घोषित होता है? A2 प्लस FL। अब आप देखेंगे कि A2 प्लस FL और C2 में क्या अंतर है, जरा कोई बताएगा? देखिए, A2 प्लस FL तो C2 में है ही, मतलब आपका जो उत्पादन की लागत आई
और जो अनपेड फैमिली लेबर था उसका भी मोटा मोटा जो लागत आती है वो तो C2 में है ही। लेकिन आप देखोगे किसानों की खुद की तो भूमि होती है, सिर्फ जरूर थोड़ी ना रेंट पे ली हो, उसकी भी तो लागत इंक्लूड होनी चाहिए। किसानों के पास बहुत सारी असेट्स होती है, लाइक किसानों ने ट्रैक्टर खरीद लिया, कोई दूसरी मशीन खरीद ली, उसके लिए वो किसी को रेंट पे नहीं कर रहे, लेकिन खरीदी है, कॉस्ट लगाया है। अगर वो हायर करते तो वो भी तो कॉस्ट में आता, उस पर भी तो इंटरेस्ट रेट वगैरह सब पे करना पड़ता, तो उसे भी आप इंक्लूड कीजिए, ऐसा स्वामीनाथन आयोग ने कहा। और उन सब कॉस्ट को इंक्लूड करके आप जो है उस पर 50% या उसका 1.5 गुना देने की कोशिश कीजिए, वो होगा वास्तव में एमएसपी। अब ये अनुशंसा स्वामीनाथन आयोग के द्वारा की गई, ना सिर्फ स्वामीनाथन आयोग द्वारा ऐसी अनुशंसा की गई, बल्कि आज के समय में किसान क्या मांग कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं ना कि फॉर्मूला लीगल बना दिया जाए। और फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्या फॉर्मूला हो? अब A2 प्लस FL ना हो, बल्कि फॉर्मूला क्या हो, C2 हो, जिसमें A2 प्लस FL तो है ही, बल्कि कुछ और कॉस्ट भी हैं। किसानों की अपनी भूमि, आप उसको भी रेंट मानकर इंक्लूड कीजिए, है ना। किसान अपनी असेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिक्स असेट का, उनको भी आप कंसीडर कीजिए, और फिर आप जो है लागत का निर्धारण कीजिए। तो ये जो फैक्टर है ये किसके संदर्भ में है? जो हमने कारक देखे थे उसमें दूसरा कारक क्या था? उत्पादन की लागत, वो मेन फैक्टर है। तो जब आप उत्पादन की लागत को निकालें तो सिर्फ आप जो प्रत्यक्ष कॉस्ट दिख रहे हैं उनको नहीं, सिर्फ अनपेड जो फैमिली लेबर है उसको नहीं, बल्कि किसानों की अपनी असेट है, अपनी भूमि है, उसका रेंट, इंटरेस्ट इत्यादि, इनको भी कंसीडर करें, और उसके आधार पर आप फिर एमएसपी को निर्धारित करें, और उसके बाद उस पर 50% का मार्जिन या लाभ आप और जोड़ें। ये एमएसपी होना चाहिए। ये मांग कौन कर रहे हैं? किसान कर रहे हैं। अब बिल्कुल, तो उनका, हाँ, तो यही है ना कि हमें फाइनली C2 की तरफ अब बढ़ना। और ये देखिए, ये एक आर्टिकल है जो आपको अंतर दिखाता है कि अभी जिस फॉर्मूला के आधार पर, सिर्फ ये आर्टिकल देख लेना, फार्मर प्रोटेस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल ये दिखाता है कि देखो अभी एमएसपी ये अनाउंस किया गया है, और अगर C2 वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते तो एमएसपी ये होता है। जैसे पहला है वीट के लिए 2275, अगर C2 होता तो 2478, लगभग 200 रुपए का अंतर हो गया। तो ये अनुमान है कि मैक्सिमम फसलों के संदर्भ में अगर C2 का इस्तेमाल किया जाए तो 10 से 20 से 25% तक का अंतर आ सकता है, सिर्फ कैलकुलेशन मेथड अगर चेंज हो जाए तो। और जब ये कैलकुलेशन आएगी, इससे वास्तव में किसानों को लाभ मिलेगा। तो किसान ये मांग कर रहे हैं, आप आगे और देख सकते हैं। अगला है जो है ग्राम चने का, आप दे सकते हैं, यहाँ पर 5440 है, अगर C2 मेथड लिया जाए तो 6820 है। तो आप देखोगे कुछ के मामले में 10 से 15%, किसी के में 20 से 25% तक का भी बदलाव आने की संभावना बनती है। इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए? C2 होना चाहिए। तो जो मोटा मोटा टेक्निकल एस्पेक्ट थे एमएसपी की व्यवस्था के संदर्भ में, वो हमने देख लिए कि एमएसपी होता क्या है, क्यों एमएसपी महत्वपूर्ण है, कौन एमएसपी घोषित करता है, कब एमएसपी घोषित किया जाता है, किन फसलों के लिए होता है, और जब उत्पादन की लागत की बात आए तो उसके लिए कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो एट प्रेजेंट यूज किया जा रहा है A2 प्लस FL, उस पर 50% मार्जिन है ना, और किसान चाह क्या रहे हैं, क्या हो, C2 प्लस उस पर 50% मार्जिन। और ऐसा ही स्वामीनाथन आयोग ने भी कहा था कि हमें किसकी तरफ बढ़ना है? C2 की तरफ बढ़ना है, ताकि किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर प्रतिफल मिल पाए और किसानों के लिए खेती करने का कार्य रुचिकर बना रहे। जी, नहीं, वो भी घोषित करती हैं, लाभ चीनी मिल देंगी सारा। हाँ, नहीं, सिर्फ वो तो घोषित कर दी कि देखिए ये FRP हमें किसानों के लिए कम लग रहा है, इस पे 100 रुपए और जोड़ दो, 50 रुपए और जोड़ दो, इतना और जोड़कर आप किसानों को दो, ये वो आदेश देती है ना। तो वो चीनी मिल पे सारी
शुगर मिल्स को ही करना पड़ता है। किसान या केंद्र सरकार, ये जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई पेमेंट नहीं करती, ये क्लियर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। एमएसपी की हम बात करते हैं। हमने महत्व देखा कि बहुत सारा महत्व है एमएसपी का। चिंताएं क्या है, क्या चिंताएं हैं एमएसपी से जुड़ी हुई, बताएंगे तो बहुत कॉमन सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या चिंताएं हैं? अच्छा, आंदोलन होता है। एमएसपी व्यवस्था से जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं? देखिए, शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन जरूर पढ़ना, होमवर्क में लिख लीजिए। शांता कुमार कमेटी, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। कुछ चीजें मैं यहां पर बताना चाहूंगी। देखिए, एमएसपी से हमने क्या किया कि जो अधिशेष है उसे ही तो एमएसपी पर खरीदा जाता है, जो किसान खुद इस्तेमाल कर ले रहे है ना, यानी छोटे किसान कितना उत्पादन कर पा रहे हैं, जितना वो खुद इस्तेमाल करेंगे, क्या उनको एमएसपी का लाभ मिल पाएगा? नहीं। एमएसपी का लाभ किन किसान और किन राज्यों को मिलेगा? जिनके पास अधिशेष उत्पादन हो रहा है। तो ये देखा गया कि एमएसपी व्यवस्था का लाभ मोटा मोटा या तो बड़े किसानों को मिला या अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों को मिला, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे आता है। सारे भारत के लिए था? नहीं मिला। शांता कुमार कमेटी का कहना है कि एमएसपी का लाभ मात्र 6% किसानों को ही मिला है। सही से 94% किसानों को तो एमएसपी का कोई लाभ मिला ही नहीं, और जो लाभ मिला वो भी कुछ ही राज्यों तक केंद्रित है, बाकी राज्यों को तो एमएसपी का लाभ मिला ही नहीं। एक तो ये बड़ी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, बड़ी एक इश्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा एमएसपी की व्यवस्था राजकोषीय दबाव भी पैदा कर रही है ना। एजेंसी कौन है जो खरीदती है? एफसीआई, वो खरीदती है। आप देखोगे उनकी खरीद लागत जिस मूल्य पर वो बेचती है या लोगों तक उपलब्ध करवाती है उसकी तुलना में काफी अधिक होती है। उनको भंडार भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसकी भी लागत होती है। तो ये जो एमएसपी की व्यवस्था है ये राजकोषीय दबाव भी पैदा करती है। तीसरा, फसल प्रतिरूप भी बिगड़ता है ना। क्या हुआ है हमारे यहाँ मुख्यतः? देखिए, एमएसपी हम घोषित तो बहुत सारी फसलों के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एमएसपी वास्तव में काम सिर्फ गेहूं और धान के लिए ही करता है? पता है आपको? गेहूं और धान को लेकर है कि ठीक है, अगर आपका बाजार मूल्य कम है तो सरकार जो घोषित मूल्य है, सरकार का जो एमएसपी है, उस पर आप सरकार को बेच सकते हो। बाकी सारी चीजों के संदर्भ में या और कमोडिटीज के संदर्भ में सरकार सीमित मात्रा में खरीदती है, और जब सरकार का स्टॉक पूरा हो गया तो खरीद बंद हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप किसान परिवार से है या अपने आसपास, कि लोग जल्दी जल्दी सुबह सुबह अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सरकार का जब जो खरीदी शुरू होती है तो लेकर बाजार पहुंच जाना चाहते हैं मंडी में, क्योंकि अगर सरकार का कोटा पूरा हुआ तो खरीद बंद हो जाएगी। तो वास्तव में एमएसपी हर एक तरह की फसल के लिए असीमित तरह की खरीद का वायदा कर ही नहीं रही। ये व्यवस्था अगर काम कर रही है तो सिर्फ गेहूं और धान के संदर्भ में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही, जिसके चलते गेहूं और धान का उत्पादन क्षेत्र तुलनात्मक रूप से बढ़ा है और हमारा क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया। क्रॉपिंग पैटर्न बताया था, कहाँ कितने क्षेत्रफल में किस तरह की फसलों का उत्पादन कर रहे हो उसका अनुपात। ये इसी का परिणाम है कि आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, कुछ मामलों में राजस्थान, इंदिरा गांधी कैनाल इत्यादि के माध्यम से धान या कुछ कुछ जगह पर तो इवन गन्ने की खेती भी की जानी शुरू की गई। क्योंकि इनको पता है कि इनके मामले में तो आश्वासन है ही कि आपको सही मूल्य मिल जाएगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया। फसल उत्पादन का निर्णय किस आधार पर होना चाहिए कि कहाँ किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जलवायु दशाएं हैं, उनके स्थान पर किसान एमएसपी से प्रभावित होकर फसल का चयन कर रहे हैं, जिससे भूमि नकारात्मक ढंग से प्रभावित हुई है, क्लाइमेट नकारात्मक ढंग से प्रभावित हो रहा है, जल संसाधन नकारात्मक ढंग से प्रभावित हो रहे हैं। तो फसल प्रतिरूप को भी इसने प्रभावित किया है। क्या एमएसपी का मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं है? मुद्रास्फीति जो आज के समय में हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी मुख्यतः एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और उसमें भी पेरिशेबल जो खराब होने वाले उत्पाद हैं या दलहन तिलहन के मामले में मुद्रास्फीति का प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? एमएसपी बढ़ता है, रेट बढ़ जाता है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है? अगर वस्तुओं की औसत कीमत में बदलाव आ रहा है और वो भी ऊपर की तरफ बदलाव आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे?
वैश्विक स्तर से भी चिंताएं आ रही हैं। थोड़ी देर पहले बताया था भारत एमएसपी दे रहा है, अच्छा जो सब्सिडी की लिमिट थी हम उसे ब्रीच कर रहे हैं। लिमिट क्या है? विकासशील राष्ट्रों को अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो कुल कीमत है या कुल जो प्राइस है उसका 10% तक सब्सिडी के तौर पर देने की अनुमति है। लेकिन एमएसपी या अनेक तरह की हम और भी सब्सिडी देते हैं, उससे सामान्यतः पिछले कुछ सालों में हम कई बार जो 10% की लिमिट है उससे ऊपर चले गए। जैसे चावल धान के मामले में आपने सुना होगा कुछ समय पहले कि भारत ने पीस क्लोज इन्वोक किया था। पीस क्लोज क्या है? नहीं, पीस क्लोज बेसिकली एक अस्थायी तरह का प्रावधान है। जो विकासशील राष्ट्र हैं भारत जैसे, वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि देखिए ये 10% की जो लिमिट है, हमारे यहाँ की जरूरतें अलग है, हमें स्टॉक बनाना पड़ता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति लोगों की उतनी अच्छी नहीं है, लोगों को सस्ते रेट पर हमें खाद्यान्न उपलब्ध करवाना पड़ता है, तो हमें बहुत प्रकार की सब्सिडी देनी पड़ती है। तो राष्ट्रों के बीच कोई फाइनल डील नहीं हुई, लेकिन अस्थायी तौर पर एक क्लोज डाला गया जिसे पीस क्लोज के नाम से जाना जाता है कि ठीक है, अगर आपकी जरूरतें हैं, जब तक फाइनल कोई निर्णय नहीं लिया जाता, अगर आप सब्सिडी की लिमिट से ऊपर जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने पीस क्लोज को ब्रीच किया है, आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो हम बार बार देखते हैं कि भारत पीस क्लोज का सहारा ले रहा है और भारत के खिलाफ मामला कनाडा, यूएस, ईयू, थाईलैंड जैसे राष्ट्रों के द्वारा डब्ल्यूटीओ में उठाया जा रहा है। तो एमएसपी से सब्सिडी बढ़ रही है, सब्सिडी बढ़ रही है, तो मामला कहाँ उठ रहा है? डब्ल्यूटीओ। हाँ बिल्कुल, तो ये सारी चिंताएं हमारे सामने हैं। तो ये तो हुई सिंपल एमएसपी से जुड़ी हुई चिंताएं। अब मेरा अगला प्रश्न है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि एमएसपी को हमें कानून का दर्जा देना चाहिए या नहीं, तो आप पक्ष में क्या बताएंगे और विपक्ष में क्या बताएंगे? देखो, दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, दोनों में अंतर समझना। एक, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एमएसपी से जुड़ी हुई चिंताएं क्या है। सिंपल, जो चिंताएं 7-8 बताई, आप तथ्य, फैक्ट, डेटा सब डाल के बता सकते हो, है ना। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि आपके अनुसार एमएसपी को कानूनी दर्जा देना क्या उचित कदम रहेगा? तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर हम दर्जा देते हैं तो पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या हो सकता है। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर हम कानून का दर्जा देते हैं एमएसपी को तो क्या लाभ होगा? देखो, सबसे पहले तो किसानों को लाभ होगा, आश्वस्त हो जाएंगे कि देखिए ये फसल है, इनके लिए हमें एमएसपी मिल जाएगा। और एमएसपी अगर गारंटी मिलती है, सिर्फ गेहूं और धान नहीं, अन्य फसलों के लिए भी एमएसपी मिलता है, तो इससे किसानों की स्थिति अच्छी होगी। क्योंकि आज भी मोटा मोटा किसानों की, जो किसान परिवार की आय है वो 11,000 से कम है। आज भी बहुत सारे, और अनुमान कहते हैं कि प्रतिदिन लगभग 30 किसान हमारे यहाँ अलग अलग स्थानों पर आत्महत्या, अलग अलग तरह के आंकड़े आते हैं, किसी को भी आप रेफर करके कोट कर सकते हो और बता सकते हो कि एमएसपी की व्यवस्था किसानों के लिए लाभकारी होगी। दूसरा, खाद्य सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि अगर एमएसपी है, सही दे रही है सरकार, तो किसान उन फसलों का उत्पादन करेगी जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। तीसरा, अगर किसानों को बेहतर प्रतिफल मिलेगा तो किसान कृषि में निवेश करेंगे जिससे कृषि उत्पादन और बढ़ेगा, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। इसके अलावा अगर सरकार जितनी भी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है उसे गारंटीकृत कर दे या लीगल दर्जा दे दे, तो इससे बहुत सारे कृषि उत्पादों के मामले में किसानों को बिचौलियों के हाथ की कठपुतली बनना पड़ता है, बहुत सारा लाभ उनको देना पड़ता है बीच में। इस व्यवस्था से भी हमें कुछ हद तक छुटकारा मिल जाएगा। किसान सही है, एग्रीकल्चर सेक्टर सही है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव ओवरऑल इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान क्या है, बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। अगर उनके जीवन में सब सही चल रहा है तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, जिससे आगे भी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ये तो सारे पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन चिंताएं क्या हैं? कानूनी दर्जा देंगे तो क्या क्या चिंताएं हैं? आप लोगों को पता है कि 2023-24 में हमारा टोटल बजट खर्च हमने कितना करने की बात की थी? लगभग 45 लाख करोड़। और अनुमान कहते हैं कि अगर एमएसपी को गारंटीकृत करके लीगल दर्जा दे दिया जाए तो एमएसपी के तहत उत्पादित फसलों को खरीदने के लिए सरकार को 11 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। टोटल हमारा बजट एक्सपेंडिचर जो हमने घोषित किया 23-24 में, वो 45 लाख करोड़ था, है ना। और
सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अगर हम एमएसपी पर खरीदने लगे तो 11 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा। तो मतलब मोटा मोटा चौथा हिस्सा तो सिर्फ एमएसपी के तहत खरीदने में ही खर्च हो जाएगा। तो ये जो भारी आंकड़ा है खर्च का, ये कहीं ना कहीं हमें कहता है कि सभी फसलों पर एमएसपी देना, उसे गारंटीकृत बना देना, तुलनात्मक रूप से हमें उतना व्यवहारिक कदम नहीं लगता है। दूसरा, अगर सरकार गारंटी दे रही, तो अब तो सरकार कुछ राज्यों में अधिशेष हो रहा है, वहां पर उनका मैकेनिज्म है, एफसीआई ने व्यवस्था तैयार की हुई है, वहां से खरीद ले रही है। जरा सोचिए, पूरे भारत के संदर्भ में जब ये व्यवस्था काम करेगी तो क्या हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियान्वयन हेतु तैयारी हमारी है कि हम भारत के स्तर पर, संपूर्ण भारत के संदर्भ में एमएसपी की व्यवस्था को लागू कर पाए? क्या हम इतना तैयार हैं? अच्छा, सरकार खरीद करके क्या करेगी? दो ऑप्शन है, या तो आम लोगों को सस्ते दरों पर बेचे, घाटा, सब्सिडी बोझ बढ़ेगा। दूसरा, सरकार भंडार करके रखे, भंडार करने की लागत आएगी। और दूसरा, जितना अभी हम खरीद रहे हैं उसकी भंडारण क्षमता हमारे पास नहीं है, तो जब खरीद और बढ़ जाएगी तो उसका भंडारण हम किस प्रकार से करेंगे? इन्फ्लेशन तो बढ़ने की उम्मीद है ही है। WTO का जो मामला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो यहां पर भी और चर्चा में आ जाएगा। आप सोचिए कि कुछ चीजों के लिए हाँ सरकार खरीद कर रही है तो सब्सिडी बजट इतना बढ़ जा रहा है, सब्सिडी बिल सबके लिए करेगी तो WTO में हमारा मामला कितना तेजी से बढ़ेगा। भारत पर अलग अलग तरह के आरोप लगेंगे और भारत को अपना मामला संभालना पड़ेगा। तो बाकी जो एमएसपी की चिंताएं हैं वो तो यहाँ है ही है। अगर हम इसे गारंटीकृत बना देते हैं तो कैसे भारत के स्तर पर इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करेंगे, कितना हम खर्च कर सकते हैं, कितना सरकार का राजकोषीय दबाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाएगा, WTO में भारत के अगेंस्ट कितने मामले जाएंगे, ये सारी चिंताएं हैं जो हमारे लिए प्रखर हो जाती हैं। इन पर विचार करना आवश्यक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। हमें समझ में आया लाभ भी हैं, हमें समझ में आया चिंताएं भी हैं। तो आपको लगता है कि हमें एमएसपी को कानूनी दर्जा दे देना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? ठीक है, एक आइडिया कि उत्पादन की लागत को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, कटाई उपरांत जो मैकेनिज्म है हम उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डेडिकेटेडली मैं पूछूं, देखिए ये तो सारी चीजें बिल्कुल हो सकती हैं, है ना। हम कृषि में R&D बढ़ा दें, किसानों की स्थिति वैसे अच्छी हो जाएगी। हम कोशिश करें कि किसान स्वयं में आत्मनिर्भर हो, वो उत्पादन हो, उनको सरकार की सहायता या एमएसपी की ज्यादा जरूरत ही ना हो। हम अपने मार्केट मैकेनिज्म को भी इस तरह से बना सकते हैं कि मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव ना आए और जो सूचना है वो किसानों तक पहुंच पाए ताकि वो सही उत्पादन का निर्णय ले पाए। ये सारे कदम मैं टोटली एग्री हूं कि हम उठा सकते हैं। बट क्या एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए, उसको लेकर क्या स्टैंड है? क्लियरली कहोगे नहीं, क्लियरली कहोगे हाँ, या कोई बीच का रास्ता है? देखो, आप दो चार बातें अच्छे प्रकार से कह सकते हो। जैसे एक तो कोई मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, शशि थरूर जी का आर्टिकल था, उनका एक आइडिया था कि हम पर क्रॉप कितनी खरीद करेंगे उसको लेकर सीमा निर्धारित कर सकते हैं। एक आइडिया तो सरकारी खरीद के संदर्भ में हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ये। दूसरा, आप देखोगे नीति आयोग के एक सदस्य हैं, उनका एक सुझाव था। सुझाव क्या था कि हमें प्राइस डेफिशिएंसी प्राइसिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना चाहिए। भावांतर भुगतान एमपी में सुना है? भावांतर भुगतान क्या है? डेफिशिएंसी प्राइसिंग मतलब कि आप देखो, बाजार में मैं किसान हूं, अपना उत्पाद बेचने गई, बाजार में मुझे जितना मूल्य मिल रहा है और अगर एमएसपी में अंतर है, बाजार मूल्य कम है, एमएसपी अधिक है, तो सरकार मुझसे डायरेक्टली खरीद नहीं रही, मैं अपना प्रोडक्ट बेच बाजार में ही रही हूं। सरकार बस मुझे क्या करे कि जो मूल्य मुझे मिला है और जो एमएसपी है उसका अंतर भेज दे। इसे डेफिशिएंसी प्राइसिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। इसी तरह की एक स्कीम एक राज्य में शुरू की गई, एमपी में भावांतर भुगतान, यानी भाव का जो अंतर है उसका भुगतान कर दो, वही है भावांतर भुगतान। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी प्रोडक्ट का पर क्विंटल का
बाजार मूल्य 1800 है, सरकार ने एमएसपी 2200 घोषित किया है, तो 1800 मुझे बाजार से मिल जाएंगे, 400 सरकार मुझे दे दे, हो गया जो भाव का अंतर था उसका भुगतान। इस तरह की एक कोशिश सरकार ने की भी, अगर आप पढ़ रहे हो तो एक स्कीम थी पीएम आशा। आशा मतलब आयदाता अन्य संरक्षण अभियान। इसका एक कंपोनेंट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। इसके 3 कंपोनेंट है, ये आपका होमवर्क है क्योंकि हर चीज हम नहीं पढ़ सकते यहां पर। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, इस स्कीम में ये जो सिस्टम है सिर्फ तिलहन के लिए अभी लागू हुआ है कि तिलहन के मामले में हमें इस तरह की भुगतान व्यवस्था का अनुसरण करके देखना चाहिए कि व्यवस्था कितना काम करती है। अगर काम करती है तो हम इसे बाकी फसलों तक भी विस्तारित कर सकते हैं। तो खरीद के कुछ अल्टरनेटिव्स हमें मिले। एक और कोशिश की गई है जो कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल था कि कुछ राज्यों में ये एक एग्रीमेंट हुआ है, लाइक तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात इत्यादि में, कि आप 1500 हेक्टेयर क्षेत्र पर दालों की खेती कीजिए। आप जो एजेंसी है उसे नोटिफाई कीजिए, आप दलहन की खेती कीजिए। आप जो दलहन उत्पादित करोगे गारंटीकृत तौर पर सरकार उस दलहन को आपसे एमएसपी पर खरीद लेगी। ये एक और कोशिश है ताकि दलहन के उत्पादन को हम बढ़ा पाएं, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं चावल पर अधिक बल दिया जाता है, दलहन या तिलहन के मामले में अभी भी हमारी निर्भरता आयात पर बनी हुई है। तो इन कदमों से क्या समझ में आई, ये जो अल्टरनेट है कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट हम करवा दें या फिर कुछ स्पेसिफिक तरह के उत्पादों को उत्पादित किसान करे, इस हेतु हम उन्हें प्रोत्साहित करें और कहें कि ये हम आपसे एमएसपी पर जरूर खरीदेंगे, इस तरह का कोई एग्रीमेंट समझौता हम उनके साथ करें। क्या समझ में आ रहा है कि देखिए एमएसपी को पूर्णतः समाप्त कर देना भी विकल्प नहीं है, और एमएसपी में जितनी भी क्रॉप्स को, फसलों को हम कवर कर रहे हैं सबके लिए गारंटीकृत तौर पर खरीद का वायदा करना भी उचित नहीं है। रास्ता क्या है कि ठीक है एमएसपी को हम विस्तारित करें, लेकिन किस तरह से करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारी पोषण सुरक्षा, हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि और हमारा पर्यावरण, चारों को हम संतुलित कर पाए। खाद्य सुरक्षा कैसे, हम उन फसलों के लिए बिल्कुल एमएसपी दें जो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन पोषण सुरक्षा भी जरूरी है, इसलिए दलहन इत्यादि पर बल देना भी जरूरी है। सिर्फ गेहूं और धान तक हमारा एमएसपी सीमित ना रहे। ठीक है, साथ ही हमें तार्किक बनाना पड़ेगा एमएसपी व्यवस्था को। जैसे जब किसानों की मांग थी तो जितना मुझे याद आ रहा है सरकार ने एक प्रपोजल दिया था कि हम कुछ फसलों के लिए एमएसपी को जो है गारंटीकृत बना सकते हैं। जैसे उसमें प्रपोजल में क्या था, दलहन इत्यादि, क्योंकि इनके संदर्भ में हम देखते हैं कि उत्पादन कम होता है और हमें आयात करना पड़ता है। तो सभी फसलों के लिए अंधा होकर नहीं, बट कुछ के लिए जहां हमारे लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा जरूरी है, जहां हम सिर्फ गेहूं और धान के जिस एक चक्र में हम फंस चुके हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उस तरह की फसलों को प्रमोट करने के लिए हम किसकी बात कर सकते हैं, हम एमएसपी की बात कर सकते हैं। लेकिन ब्लैंकेट की तरह कि हाँ या तो सब फसलों को एमएसपी दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। तो सोच समझकर हमें निर्णय लेना है कि हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी पोषण सुरक्षा, पर्यावरणीय चिंता और अंतर्राष्ट्रीय छवि, इनको भी हम सुनिश्चित कर पाएं। और साथ ही जब हम एमएसपी देते हैं तो खरीद व्यवस्था को भी हम बदल सकते हैं। और किस तरह से बदल सकते हैं, जो हमने भावांतर भुगतान वाला पहलू देखा था कि जहां सरकार की स्टॉक लिमिट हो चुकी है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो सरकार को भंडार बनाकर अनावश्यक खर्च की आवश्यकता नहीं है, फिर भावांतर भुगतान जैसे विकल्पों को देखा जा सकता है। जहां जिस प्रकार की आवश्यकता है सरकार उस हिसाब से निर्णय भी ले सकती है। जैसे अभी मैंने बताया गुजरात, झारखंड, कुछ राज्यों में ये समझौता हुआ है कि आप ये दाल उत्पादित कीजिए, हम आपसे एमएसपी पर खरीदेंगे। तो निर्णय बड़ा ही सोच विचार कर, किसान, उपभोक्ता, अंतर्राष्ट्रीय छवि, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, सबके बारे में सोचकर और साथ ही उस समय की परिस्थितियां क्या कह रही हैं उसके आधार पर निर्णय लेना होगा, अन्यथा स्थिति हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो मोटा मोटा जो डायरेक्शन है वो यही है कि ना ही हम ये कहेंगे कि सभी फसलों को एमएसपी दो, गारंटीकृत कर दो, ना ही हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं करना चाहिए, बल्कि हम एक तार्किक सुझाव देंगे जो सबके लिए विन विन सिचुएशन का काम करेगा। जी
बिल्कुल आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जलवायु दशाओं के अनुरूप किसानों को खेती हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। बिल्कुल आप ये कह सकते हो, है ना। इवन ये जो एमएसपी, अब सुझाव तो बहुत सारे बट अनलिमिटेड हो जाता है। जैसे ये सुझाव पीडीएस के लिए भी आता है कि पीडीएस के लिए जो चीजें हमने निर्धारित की है, सब्सिडी दे रहे हैं, वो कुछ ही आइटम पे क्यों दी जाए। हर एक राज्य के कुछ लोकल प्रोडक्ट होते हैं जो ज्यादा न्यूट्रिशन वाले होते हैं और उस राज्य के लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्यों ना उसमें उन चीजों को इंक्लूड किया जाए। और पीडीएस के तहत हम खरीदते किस पर हैं, एमएसपी पर खरीद रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ये जो वन फिट अप्रोच फॉर ऑल है उसे हम डिनाई करते हुए जहां जिस तरह की जरूरत है उस पर भी फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल ये सुझाव दे सकते हैं जो जी। हम्म देखिए, उचित तो इम्प्लीकेशन पर होता है ना, कि हम किस तरह से चीजों का क्या इम्प्लीकेशन हमारे सामने आ रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से कर पा रहे हैं। तो तरीका तो सही है, और वैसे भी होना भी यही चाहिए कि ठीक है, सरकार की इतनी आवश्यकता है, इतना बफर स्टॉक बना लिया। अगर उसके बाद कुछ फसलों को लेकर, जैसे अभी गेहूं और धान को लेकर सरकार मोटा मोटा गारंटीकृत खरीद करती ही है, तो क्यों ना सरकार बफर स्टॉक बनाकर अपना बोझ और बढ़ा रही है। एक तो खरीद के लिए खर्च करना पड़ रहा है, प्लस बफर स्टॉक को मेंटेन करना। बफर स्टॉक बनाने में बड़ा खर्च होता है, खरीदना, वहां पर मंडी शुल्क इत्यादि, फिर उसको लोड करना, अनलोड करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट ऐड होते हैं। तो क्यों ना सरकार कहे कि ठीक है, आप बाजार मूल्य पर बेच दो, जो मूल्य का अंतर है वो हम आपको दे देंगे। तो कंपैरेटिवली जिन फसलों के लिए गारंटी दी है और उनको खरीदना आवश्यकता नहीं है, तब भी उससे अच्छा विकल्प है कि आप डेफिशिएंसी पेमेंट कर दो। बाकी तो फिर जब स्कीम या कोई भी प्लान आता है बड़े लेवल पर, वो रोल आउट होता है, तब हमें समझ में आता है कि इसके देखिए कुछ इम्प्लीकेशन भी हैं, जो कि जब क्रियान्वित होता है तो समझ में आता है। बट मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है कि ओवरऑल गवर्नमेंट का कॉस्ट कम बढ़ेगा, बफर स्टॉक की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या लगता है आपको, भावांतर भुगतान में क्या चुनौतियां आ सकती हैं। एक तो आइडेंटिफाई करना, अलग अलग बाजारों में अलग अलग रेट हो सकता है। आप देखोगे एक ही प्रोडक्ट का रेट पूरे भारत में एक समान नहीं होता। ये आइडेंटिफाई करना कि हाँ यहाँ पर इतना रेट था। दूसरा, किसी एक पर्टिकुलर किसान ने इस उत्पाद को बेचा ही है, फर्जी सर्टिफिकेट, बहुत सारी और चीजें होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। जैसे पीएम सम्मान निधि सुना था, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष 2-2 हजार की 3 किस्त में देने का वायदा किया गया था। देखा गया कि कई लोग जो लाभार्थी नहीं थे वो भी उसका लाभ ले रहे हैं। तो इन चीजों को एंश्योर कर पाना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की जो है धांधली होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी इंप्लीमेंट करना, इतना डेटा एकत्रित करना, पूरी व्यवस्था बनाना, हाँ बिल्कुल, तो ये सारी गठजोड़ सब बनने की पॉसिबिलिटी होती है जी। ये आपको पढ़ना है, पीएम आशा स्कीम, उसके 3 कंपोनेंट हैं। उसमें एक कंपोनेंट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। ये कुछ और नहीं, जो भावांतर भुगतान है ना एमपी में, वही इसका भी भाव है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। की प्राइस में जो अंतर है, बाजार मूल्य और सरकार द्वारा घोषित मूल्य में जो अंतर है, वो सरकार आपको दे देगी। लेकिन आप देखोगे ये स्कीम में इसे सिर्फ तिलहन के लिए देखा जा रहा है, अभी ज्यादा चीजों के लिए नहीं। तो आपका ये होमवर्क ही है कि एक अच्छी स्कीम है पीएम आशा। उसमें यह भी है कि निजी क्षेत्र से अगर हम खरीद करवाएं, उसको लेकर भी पायलट प्रोजेक्ट इंक्लूड किया गया है। तो अच्छी बातें हैं, एक बार पढ़ना पीएम आशा स्कीम, पीडीएस सिस्टम, एफसीआई, इनसे जुड़ी हुई अच्छी व्यवस्था आपको वहां से समझ में आएगी, कुछ अल्टरनेट्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के प्रश्न बन सकते हैं कहां से, जो पूरी व्यवस्था हमने देखी है ना, कि कौन घोषित करता है, किस आधार पे करता है, क्या फॉर्मूला है, किन फसलों के लिए किया जाता है। प्रीलिम्स के प्रश्न बन सकते हैं और बने भी हैं। मेंस के प्रश्न लिखिए। एमएसपी से आप क्या समझते हैं, एमएसपी से आप क्या समझते हैं। एमएसपी से आप क्या समझते हैं। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने से, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने से जुड़ी हुई संभावनाओं, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने से जुड़ी हुई संभावनाओं एवं
चुनौतियों की चर्चा कीजिए। संभावना और चुनौतियों की चर्चा कीजिए। अब देखिए, ये एक प्रश्न मैंने लिखवाया, प्रश्न कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कहीं से भी जोड़ा जा सकता है। एमएसपी व्यवस्था के आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए भी कहा जा सकता है। आप बताओ कि किस तरह से लाभ दिए और क्या क्या उसकी सिंपल सीमितता रही। हो सकता है कानूनी दर्जे पर स्पेसिफिक प्रश्न ना पूछा जाए, है ना। तो प्रश्न कुछ भी हो सकता है। अगर टॉपिक आपको समझ में आया है सही से, आपके पास कुछ अच्छे स्टेट्स डेटा वगैरह हैं, करंट अफेयर आप पढ़ते हो, अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ राज्यों के साथ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। अब आप देखोगे जब आपको सोल्यूशन देना है, जहां पर आप अगर इस तरह के अच्छे एफर्ट्स को कोट कर पाए, एग्जामिनर को ये भी पता चलेगा कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, प्लस ये भी पता चलेगा कि आपकी इंटरलिंकिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। तो न्यूज़पेपर, करंट अफेयर को पढ़िए और नई नई चीज़ें जो सामने आई, जिस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, उन्हें लिंक कीजिए। ये टॉपिक जीएस पेपर 3, जहां पर हम स्पेसिफिकली एक यूनिट पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, है ना, उसी से ये जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर पूरा टॉपिक दिया हुआ है, एग्रीकल्चर पीडीएस सिस्टम, एमएसपी व्यवस्था, एग्रीकल्चर सब्सिडी, तो वहाँ से ये टॉपिक रिलेट करता है। तो प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनने की संभावना है, मेंस में भी बनने की संभावना है। और वंस अगेन एग्रीकल्चर ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई टॉपिक बनता है ऐसा जहाँ एग्रीकल्चर, किसान, इन सब के संदर्भ में बात करते हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का आइडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कहीं भी बेनिफिट है? ऑप्शनल में हो सकता है। इसके अलावा ज्योग्राफी में क्या समझ काम आएगी? क्रॉपिंग पैटर्न वाली समझ काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी है। ज्योग्राफी में उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट कि कहाँ किन कंडीशंस में किस तरह की फसलों का उत्पादन होता है, इसी से तो हमने लगाया कि कहाँ क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ किस तरह की फसलों का उत्पादन होना चाहिए, और नहीं हो रहा तो फिर हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर प्रभावित कर रहे हो। जब फैक्टर्स पर आए फिर हम इकोनॉमी पर आ गए, क्योंकि एमएसपी व्यवस्था है जो क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित कर रही है। तो सब्जेक्ट्स के बीच इंटरलिंकिंग भी आपको क्लियर होनी चाहिए। जी देखिए, उसका कारण है, इसका मैं एक सीधा सा सुझाव दूंगी, आप मूल्य देखना, गेहूं और चावल का एमएसपी कितना है और बाजार मूल्य कितना है। सामान्यतः बाजार मूल्य ज्यादा है ना। जब ये व्यवस्था शुरू की तो एमएसपी रखा गया, बाजार मूल्य कम था, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। अब एमएसपी भी बढ़ता है, लेकिन मोटा मोटा मैक्सिमम केसेस में बाजार मूल्य अधिक रहता है। तो जब बाजार का ऑप्शन है तो सरकार को ज्यादा ऑप्शन जो है इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो आप इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। आई होप कि एमएसपी टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जो कुछ चीज़ें याद करने की हैं कि कौन कौन सी फसलें आती हैं, क्या फॉर्मूला है, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। जो चीज़ें समझने की हैं वो समझनी पड़ेंगी, और जहाँ आवश्यक है अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।